जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारी इकोनॉमिक्स के सीरीज का 7वां वीडियो है और आज का टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास यात्रा, जिसे इंग्लिश में डेवलपमेंट जर्नी ऑफ इंडियन इकोनॉमी कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास यात्रा अभी तक क्या रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास यात्रा हमारे सिलेबस के मुख्य हिस्सों में से शामिल नहीं है, लेकिन अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो जो अनसॉल्व पेपर होता है उसको देखेंगे और उसके बाद हम लोग एनालिसिस करेंगे। अगर हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास यात्रा को अच्छे ढंग से समझे रहेंगे तो अनसॉल्व पेपर जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पूछा गया है उसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास यात्रा को अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास यात्रा कहाँ से शुरू होती है। तो इसकी शुरुआत होती है ब्रिटिश कालीन भारत से। ब्रिटिश कालीन भारत से इस यात्रा की हमारी शुरुआत होती है। 15 अगस्त 1947 में हम लोग आज़ाद होते हैं और उस समय जो हमारी स्थिति वही रहती है जो ब्रिटिश कालीन भारत की अर्थव्यवस्था रही है। तो इस यात्रा में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ब्रिटिश कालीन भारत की अर्थव्यवस्था क्या रही है। दूसरा हम लोग देखेंगे कि भारत की आज़ादी 1947 में होता है और 1947 से 1965 के बीच में एक पड़ाव आता है जिसे हम लोग नेहरू युग कहते हैं, क्योंकि नेहरू जी इस समय प्रधानमंत्री होते हैं। तो इस दौरान क्या भारत की जो अर्थव्यवस्था विकसित हुई थी या विकासशील रही है या विकसित रही है, उसको हम लोग देखेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था की जो यात्रा है वो किस रूप में हुई है, इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। फिर दूसरा पड़ाव होता है वर्ष 1965 से वर्ष 1990 के बीच में, जिसे हम लोग इंदिरा युग भी कहते हैं, यानी कि उदारीकरण के पूर्व तक भारत की अर्थव्यवस्था। हम जानते हैं कि भारत में 1991 में एलपीजी रिफॉर्म होता है, इसको हम लोग स्पेशल ढंग से पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो उदारीकरण से पहले 1965 से 1990 के बीच में भारत की अर्थव्यवस्था क्या रही है उसको देखने का प्रयास करेंगे। फिर बीच में ही एक समय आता है 1984 से लेकर 1990 के बीच में, ठीक है। और 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है। इस युग को हम लोग इंदिरा युग के नाम से भी जानते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इंदिरा युग से उदारीकरण के पूर्व, ठीक है, इस युग को इंदिरा युग के नाम से भी जाना जाता है, इसको थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। फिर 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या होती है और राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं। तो 1984 से 1989 के बीच में एक युग आता है राजीव गांधी का युग, और यहाँ से अर्थव्यवस्था में कुछ आमूलचूल परिवर्तन होने की शुरुआत हो जाती है, यानी कि उदारीकरण की एक झलक हमें दिखाई देने लगती है। उसके बाद हम देखेंगे उदारीकरण के बाद का युग, यानी कि वर्ष 1991 से लेकर आज तक की भारत की अर्थव्यवस्था की क्या यात्रा रही है उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कि भारत की ब्रिटिश कालीन भारत में भारत की अर्थव्यवस्था का क्या स्थिति था। ब्रिटिश कालीन भारत में भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंच चुका था। ब्रिटिश काल में फार्मर, दस्तकार, उद्योगपति सभी के सभी ब्रिटिश की आर्थिक नीतियों के कारण विरोधी हो गए थे, यानी ब्रिटिश शासन के विरोधी हो गए थे। इनको लचर बना दिया था ब्रिटिश नीतियों ने, आर्थिक नीतियों ने, ठीक है। तो ब्रिटिश कालीन भारत में अर्थव्यवस्था की शुरुआत एक तरह से देखेंगे कि यूरोपीय देशों में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। ये लोग यानी कि यूरोपीय लोग दूसरे देशों को उपनिवेश बनाने की शुरुआत कर चुके थे। उसी क्रम में ये लोग भारत पर भी शासन किए। उसके बाद एक औद्योगिक क्रांति की घटना होती है 1750 के दौरान, ठीक है। 1750 के दौरान औद्योगिक क्रांति होती है और मनुष्य के हाथ की जगह मशीनों ने स्थान ले लिया और मशीनों ने उत्पादन में अपना योगदान देने की शुरुआत की, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ की ब्रिटिश कालीन भारत में भारत की अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी। जैसे कि हमारे यहाँ के जो फार्मर थे यानी किसान, दस्तकार और उद्योगपति ब्रिटिश के आर्थिक नीतियों के कारण बर्बादी के कगार पर पहुँच चुके थे। इस कारण से ये विरोधी बन चुके थे और बहुत सारा जो आंदोलन हुए, बहुत सारा जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बहुत ज़्यादा प्रदर्शन किए गए, ये लोग भी इसमें शामिल रहे हैं। तो ब्रिटिश कालीन भारत में भारत की अर्थव्यवस्था में हम लोग इसकी शुरुआत का प्रमुख प्रभाव को हम लोग देखें तो यूरोपीय देशों में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। ये लोग दूसरे देशों को उपनिवेश बनाने की शुरुआत कर चुके थे यूरोपीय लोग, और उसी क्रम में भारत पर ये लोग भी शासन किए। औद्योगिक क्रांति होने के बाद आर्थिक नीति केंद्र में रही, क्योंकि मशीनों से उत्पादन होने लगा और सरप्लस उत्पादन होने के कारण ये लोग बाजार की खोज में रहते थे। उद्योगों को चीज़ बनाने के लिए कच्चा माल चाहिए, यानी कि रॉ मटेरियल चाहिए। उद्योग जो थे वहाँ पर जो मशीनें काम कर रही थी उनको पेट भरने के लिए कच्चा माल चाहिए था, रॉ मटेरियल चाहिए था, और जो वहाँ से जो तैयार माल है उसके लिए बाजार चाहिए था। इसके लिए उपनिवेश एक स्वर्ग स्थल मानेंगे, एक तरह से
हेवन प्लेस मानेंगे। तो उपनिवेश जिन पर ये शासन करते थे ये दोनों काम करते थे। उपनिवेश जो होते थे कच्चा माल उत्पादित करते थे, और जो यूरोपीय कंपनियां थी, अब यूरोपीय देश थे जो अपने यहाँ जो माल उत्पादित करते थे वो इन्हीं देशों में जाकर भेज देते थे। ठीक है, तो इनके केंद्र में आर्थिक नीति रहा करती थी। उपनिवेशवादी देशों के जो यूरोपीय देश थे उनके केंद्र में आर्थिक नीति हुआ करती थी। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। भारत भी ब्रिटिश का उपनिवेश रहा है। ये लोग क्या करते थे, ब्रिटिश भारत से कच्चा माल लेकर जाते थे और तैयार माल लेकर वापस बेच देते थे। अब भारत को ज़रूरत के मुताबिक ये लोग क्या करते थे, कच्चा माल तैयार करने के लिए भी विवश करते थे। एक तो भारत से कच्चा माल लेकर गए और भारत वहाँ जो कच्चा माल से जो मशीनें वस्तु बनाती थी फिर भारत में लाकर डंप कर देते थे, छोड़ देते थे। ठीक है, तो भारत को ज़रूरत के मुताबिक अब कच्चा माल तैयार करने के लिए भी विवश करने लगे। जैसे नील उद्योग, नील की खेती, चंपारण सत्याग्रह इतना बड़ा हो गया नील को लेकर ही, तो निश्चित दर पर बेचने पर भी मजबूर करते थे। एक तो क्या करते थे, भारतीय किसानों को कहते थे कि आप नील उत्पादन कीजिए, और नील उत्पादन करने के बाद कहते थे कि इस दर पे ही बेचिए अंग्रेज, और किसान बेचने के बाद भी वो घाटे में रहता था। और किसान ये अंग्रेज ये डिसाइड करते थे कि किसको बेचना है, भारतीयों को बेचना है कि अंग्रेजों को बेचना है। तो देख रहे हैं कितना चौतरफा मार पड़ रहा है भारतीय किसानों पर। इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे हमारी कृषि व्यवस्था नष्ट होती चली गई। इसके बाद एक कपास की भी खेती होती थी। पहले हमारे जो किसान थे कपास जुलाहों को बेच देते थे, जुलाहे उस पर धागा बनाकर वस्त्र बनाते थे और ये इनसे कपड़ा तैयार करते थे जुलाहे, एवं भारतीय बाजार में ये बेचते थे। परंतु क्या हुआ कि औद्योगिक क्रांति हो गई। औद्योगिक क्रांति के कारण इंग्लैंड में बहुत सारी वस्तुएं और कपड़ा सस्ते एवं सुंदर एवं टिकाऊ हुआ करते थे भारतीय वस्तुओं के तुलना में। इस कारण जो भारतीय वस्तुएं, भारतीय दस्तकार से जो सामान बाजार में था वो बाजार से धीरे धीरे बाहर होता चला गया, क्योंकि भारतीय जो हाथ से बनाते थे तो उनका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन जो अंग्रेज़ थे, जो यूरोपीय देश थे, ये मशीनों से बनाते थे और मशीनों से बना कपड़ा बहुत ही सस्ता होता था और बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता था। तो भारतीय जो दस्तकार थे, जो कपड़ा बुनकर थे, जुलाहे थे, उनके कपड़े बहुत महंगे हो जाते थे और धीरे धीरे क्या हुआ कि भारतीय वस्त्र बाजार से बाहर होते चले गए। सस्ती भारतीय वस्तु पर उसके अलावा क्या करते थे ये लोग, एक तो मतलब भारतीय दस्तकारों के तो जो कपड़े थे वो बाहर होते चले गए, उसके अलावा जो सस्ती भारतीय वस्तुएं थी जो इंग्लैंड जाया करती थी उस पर बहुत सारा आयात कर लगा देते थे। और आयात कर लगाने से क्या होता था कि भारतीय वस्तु महंगी हो जाती थी और कोई बेच नहीं पाता था। ठीक है ना, कोई खरीद ही नहीं पाता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ये मनमाना ढंग से कपास नील की खेती कराने लगे तो कृषि बर्बाद होने लगी। और उसके बाद क्या हुआ कि अगर जो क्रॉप पैटर्न है यानी कृषि पद्धति है, फसल पद्धति है, वो भी धीरे धीरे बर्बाद होने लगी। क्योंकि अब क्या होने लगा, खाद्यान्न की जगह व्यावसायिक फसलों को उगाने पर अंग्रेज जोर देने लगे थे। ठीक है, खाद्यान्न की जगह क्या करने लगे थे, खाद्यान्न की जगह व्यावसायिक फसलों को उगाने पर जोर देने लगे थे अंग्रेज। इसके अलावा हमारे यहाँ जो उद्योग को प्रोत्साहन अंग्रेजों ने नहीं दिया था और थोड़े बहुत उद्योग थे उसके मालिक भी अंग्रेज थे और कुछ ही क्षेत्रों में ही ये उद्योग सीमित रह गए थे। जैसे कपड़ा उद्योग, जो कपड़ा उद्योग था आज भी हम देखेंगे कि पश्चिमी भारत में, गुजरात में भी है, उस समय भी था। जूट उद्योग बंगाल में आज भी है। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि ये उद्योग कुछ क्षेत्र में सीमित रहा और उद्योग का विकास भी असंतुलित रहा। ठीक है, और जो कुछ उद्योग थे उसके मालिक भी अंग्रेज थे। देख रहे हैं, तो चौतरफा मार भारतीयों पे पड़ रहा है ब्रिटिश कालीन भारत में। ठीक है, और उसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र में रेलवे, विद्युत, संचार और बंदरगाह थे। ठीक है, ये सारे के सारे चीज़ें मौजूद था, लेकिन अंग्रेज इसके मालिकाना हक लिए हुए थे और दस्तकारी उद्योग धीरे धीरे खत्म हो गया। हमने बताया दस्तकारी उद्योग धीरे धीरे खत्म होने लगा था। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि उस समय भी मतलब अंग्रेजों के समय भारत में भी विनिर्माण क्षेत्र हुआ करता था। अंग्रेजों के समय भारत का विश्व में विनिर्माण क्षेत्र में योगदान के देखें तो एक डाटा के अनुसार देखते हैं। ठीक है ना, अंग्रेजी कालीन यानी कि अंग्रेजों के समय भारत में विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का क्या योगदान था, इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो विनिर्माण क्षेत्र में भारत का विश्व में योगदान की बात करें तो सन 1750 यहीं से अंग्रेजों की असली शासन की शुरुआत हो जाती है भारत में। उस समय 25% योगदान था। सन 1900 आते आते भारतीयों का 2% योगदान रह गया और आज वर्तमान में देखिए तो 2% ही है।
क्योंकि आज़ादी के बाद हमने जो नीति अपनाई थी औद्योगिकरण के अनुकूल नहीं थी। और भारत की तुलना चीन से होती है, तो चीन से हम देखते हैं उस समय 1750 के दौरान 33% था और 1900 आते आते 600% हो गया। ठीक है, इसका भी कमी आया और आज वर्तमान में 23% है। ठीक है, इससे तुलना आज कर सकते हैं। फिर ब्रिटेन की बात करें तो 1750 में 2% था, सन 1900 तक आते आते 24% विनिर्माण क्षेत्र में योगदान था और आज वर्तमान में 17% है। तो विनिर्माण क्षेत्र में भारत का विश्व में योगदान इतना था। इसको आप लोग एक डेटा के अनुसार ध्यान रखिएगा। और उसके बाद हम देखेंगे कि आज भी स्थिति नहीं है, आज भी हमारे यहाँ मात्र 2% ही विनिर्माण क्षेत्र में योगदान है विश्व में कुल विनिर्माण क्षेत्र का। तो क्योंकि हमने आज़ादी के बाद हमने जो नीति अपनाई थी औद्योगिकरण के अनुकूल नहीं थी, इस कारण से यही स्थिति आज भी बनी हुई है। तो ये रही अपना अंग्रेजों के समय भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था का ये स्थिति रहा। ठीक है, तो यानी कि 1947 तक हम लोग अभी पहुंच चुके हैं। अब अगले दिन 1947 से लेकर 1965 यानी नेहरू युग की चर्चा करेंगे कि स्वतंत्रता से नेहरू युग के बीच में भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या विकास रहा है, उसको देखने का प्रयास करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तो अपने लेक्चर की शुरुआत हम लोगों ने यहाँ से किया था। ठीक है, और उसमें देखा था कि औद्योगिक क्रांति ने किस प्रकार से उपनिवेशों का शोषण किया। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि भारत का क्या योगदान रहा है विनिर्माण क्षेत्र में आज़ादी से पूर्व। ठीक है, तो ये लेक्चर यहीं रखते हैं। तो आज वर्ग के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।